जयपुर की वह झुलसा देने वाली दोपहर मेरे जीवन का सबसे खौफनाक सपना बन जाएगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी 2 साल की बेटी आरू का शरीर आग की तरह तप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हवेली की उन ऊंची और ठंडी दीवारों के बीच मेरी बच्ची बुखार से तड़प रही थी और मैं बेबस होकर उसे अपनी छाती से लगाए बैठी थी। उसका छोटा सा माथा पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके शरीर की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर बीतता पल मेरी जान निकाल रहा था। मैंने गीली पट्टियां उसके माथे पर रखीं, लेकिन बुखार उतरने के बजाय और तेज होता जा रहा था। अचानक आरू के शरीर में ऐंठन होने लगी और उसकी आंखें ऊपर की ओर खिंच गईं। मेरे कलेजे के टुकड़े ने मेरे सामने ही अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर पूरी तरह से निढाल हो गया। वह बेहोश हो चुकी थी। मेरी चीख हवेली के सन्नाटे को चीरते हुए गूंज उठी, लेकिन वहां मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था और हाथों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। कांपते हाथों से मैंने अपने पति राजीव का नंबर मिलाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह कोई नई बात नहीं थी। जब भी मुझे या आरू को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, वह हमेशा किसी जरूरी मीटिंग में व्यस्त होते थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और फोन की स्क्रीन पर गिर रहे थे। राजीव, फोन उठाओ प्लीज। मैं खुद से बड़बड़ा रही थी। मेरा दम घुट रहा था और निराशा एक गहरे अंधेरे की तरह मुझे निगलती जा रही थी। अब इंतजार करने का समय नहीं था। मैंने आरू के छोटे और बेजान शरीर को अपनी बाहों में उठाया और दीवान ए खास से होते हुए हवेली के मुख्य द्वार की तरफ भागी। मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी और दुपट्टा कंधे से खिसक चुका था, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं बस अपनी बच्ची की जान बचाना चाहती थी। हवेली के बाहर की सड़क सुनसान थी। मैंने एक ऑटो वाले को रुकने का इशारा किया। मेरी हालत देखकर वह तुरंत रुक गया और मैं लगभग गिरते हुए ऑटो के अंदर जाकर बैठ गई। भैया, शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल चलो, जल्दी, मैंने रुंधे गले से कहा। ऑटो तेज रफ्तार से दौड़ने लगा और हवा के थपेड़े मेरे चेहरे से टकराने लगे। मैंने आरू के चेहरे को छुआ। वह अब भी आग की तरह तप रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे मेरी बच्ची को बचा लें। उस पल मुझे अपनी सास कमला देवी की कड़वी बातें याद आने लगीं। जब आरू पैदा हुई थी तो हवेली में कोई जश्न नहीं मनाया गया था, क्योंकि वह एक लड़की थी। कमला देवी के लिए पोते का जन्म ही परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका था। एक बेटी उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी। शायद यही वजह थी कि राजीव भी धीरे धीरे अपनी बेटी से दूर होने लगे थे। इन विचारों ने मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी थी। मुझे अपनी बच्ची के लिए लड़ना था, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों न टकराना पड़े। ऑटो झटके से अस्पताल के बाहर रुका और मैं बिना किराया पूछे अपने पर्स से एक नोट निकालकर ऑटो वाले को थमाते हुए अंदर की तरफ भागी। अस्पताल के चमचमाते फर्श और एसी की ठंडी हवा ने मेरे मन की घबराहट को और बढ़ा दिया। मैंने इमरजेंसी वार्ड का बोर्ड देखा और उस तरफ दौड़ पड़ी। वहां के स्टाफ को आरू की हालत देखकर मेरी बेताबी का अंदाजा हो गया था। एक नर्स तुरंत एक स्ट्रेचर लेकर आई और मैंने अपने हाथों से आरू को उस पर लिटा दिया। मेरी आंखों के सामने से आरू को अंदर ले जाया गया और मेरे चेहरे के सामने ही शीशे के भारी दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं उन दरवाजों के बाहर बुत बनकर खड़ी रह गई। अस्पताल की दवाओं की गंध और मशीनों की आवाजें मुझे अंदर से डरा रही थीं। कुछ मिनटों बाद एक युवा डॉक्टर बाहर आया और उसने मुझे शांत रहने को कहा। उन्होंने बताया कि आरू को तेज बुखार के कारण दौरे पड़े हैं और वे उसका इलाज शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर की बातों ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरी जान अभी भी हलक में अटकी हुई थी। मैं दरवाजे के पास ही फर्श पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया। मेरी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक मुझे याद आया कि मुझे अस्पताल के रिसेप्शन पर जाकर कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी।
मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। मैं जानती थी कि इस वक्त मुझे आरू के लिए एक मजबूत मां बनना होगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और रिसेप्शन की ओर जाने वाले लंबे कॉरिडोर में चलने लगी। यह अस्पताल जयपुर के सबसे महंगे और आलीशान अस्पतालों में से एक था। यहां की हर चीज में पैसे और रसूख की चमक साफ दिखाई दे रही थी, जो आम अस्पतालों से बिल्कुल अलग थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरा मन बार बार राजीव की तरफ जा रहा था। मैंने अपना फोन निकालकर एक बार फिर उनका नंबर डायल किया। इस बार भी वही हुआ। फोन बजता रहा और किसी ने नहीं उठाया। मेरे अंदर एक गुस्सा और निराशा जन्म ले रही थी। एक पिता अपनी बेटी की जान खतरे में होने पर भी उसके पास क्यों नहीं है? मेरी शादी के 5 साल बीत चुके थे और इन सालों में मैंने एक आदर्श पत्नी और बहू बनने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? हवेली की उन 4 दीवारियों में मेरा वजूद सिर्फ एक ऐसी मशीन तक सीमित रह गया था, जिसका काम परिवार को एक वारिस देना था। जब आरू मेरे गर्भ में थी, तो मेरी सास ने मुझे कई तरह के व्रत और अनुष्ठान करने पर मजबूर किया था, ताकि मुझे बेटा ही पैदा हो। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। आरू के जन्म के बाद से ही मेरी हैसियत उस घर में दोयम दर्जे की हो गई थी। राजीव ने भी अपनी मां के सुर में सुर मिलाते हुए मुझसे अपनी दूरियां बढ़ा ली थीं। मैं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक मेरी नजर अस्पताल के एक दूसरे हिस्से की तरफ गई। वह मैटरनिटी और प्रीनेटल चेकअप वाला वार्ड था। वहां कई खुशहाल जोड़े बैठे थे, जो अपने आने वाले बच्चे के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे। उन कपल्स को देखकर मेरे दिल में एक गहरी टीस उठी। मुझे अपनी गर्भावस्था के वे दिन याद आ गए, जब मैं अकेले ही डॉक्टर के पास जाया करती थी। राजीव हमेशा किसी न किसी काम का बहाना बनाकर मेरे साथ आने से बचते रहे थे। मेरा दिल भारी हो रहा था। मैं रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी वीआईपी वेटिंग एरिया के पास मुझे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। मेरे कदमों की रफ्तार अचानक धीमी हो गई और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखों पर यकीन करने के लिए पलकों को झपकाया। वहां कोई और नहीं, बल्कि मेरे पति राजीव खड़े थे। उनका पहनावा वही था जो उन्होंने सुबह घर से निकलते समय पहना था। मेरे दिमाग ने तुरंत एक उम्मीद बुनी कि शायद राजीव को मेरे किसी मैसेज से आरू की हालत के बारे में पता चल गया होगा। मैं तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। मैं उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोना चाहती थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि हमारी आरू कितनी तकलीफ में है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ और कदम आगे बढ़ी, मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली। मेरे शरीर का खून जमने लगा। राजीव वहां अकेले नहीं थे। उनके ठीक बगल में मेरी सास कमला देवी भी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और बेचैनी का मिला जुला भाव था। यह वो भाव था जो मैंने आरू के जन्म के समय उनके चेहरे पर कभी नहीं देखा था। मैं खंभे के पीछे छिप गई ताकि वे मुझे देख ना सकें। मेरा दिमाग अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि वे दोनों यहां क्या कर रहे हैं। तभी मैंने देखा कि उन दोनों के साथ एक तीसरी महिला भी है। वह एक युवा और गरीब सी दिखने वाली औरत थी। उसके कपड़े काफी साधारण और मैले थे, जो इस आलीशान अस्पताल के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह औरत भारी गर्भवती थी। उसका पेट काफी बढ़ा हुआ था। मेरे मन में कई सवाल तूफान की तरह उठने लगे। यह औरत कौन है? राजीव और मेरी सास इसके साथ क्या कर रहे हैं? मैंने ध्यान से देखा तो राजीव के हाथ में उस गर्भवती औरत की मेडिकल फाइल थी। राजीव बहुत ही नरमी से उस औरत से कुछ कह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मेरी सास, जिन्हें किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना जैसे आता ही नहीं था, उस अजनबी औरत को बड़े प्यार से पानी की बोतल पकड़ा रही थीं। यह वही सास थीं जिन्होंने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान एक गिलास पानी तक खुद नहीं दिया था। ये सब देखकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सच है या कोई भयानक सपना। मैंने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की और थोड़ा और करीब खिसक गई ताकि उनकी बातें सुन सकूं। अस्पताल के उस हिस्से में भीड़ कम थी,
इसलिए उनकी आवाजें मुझ तक साफ पहुंच रही थीं। मेरी सास उस औरत के पेट पर हाथ फेरते हुए कह रही थीं, बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हमारे खानदान का चिराग इस दुनिया में आ जाएगा। तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना होगा। खानदान का चिराग, यह शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई और मैं दीवार के सहारे नीचे बैठने लगी। उस गरीब औरत ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मान जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बच्चे का पूरा ख्याल रख रही हूं। मुझे बस अपने परिवार के लिए वो पैसे चाहिए जो आपने देने का वादा किया था। उसकी बातों ने मेरे सामने एक ऐसी सच्चाई खोलकर रख दी जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। मेरा रोम रोम कांपने लगा। राजीव ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस औरत से कहा, सुनीता, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बस इस बच्चे तक है। तुम डॉक्टर से मिल लो, फिर हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। राजीव की वह परवाह भरी आवाज, जो मेरे और आरू के लिए कभी नहीं निकली थी, आज एक अजनबी औरत के लिए निकल रही थी। मेरा पति, मेरी सास और वह गर्भवती औरत, ये तीनों मिलकर मेरी पीठ पीछे एक ऐसा घिनौना खेल खेल रहे थे जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पैसे के बल पर और एक बेटे की अंधी चाहत में मेरी सास ने एक गरीब परिवार की मजबूरी का फायदा उठाया था। उन्होंने राजीव के बच्चे को जन्म देने के लिए इस औरत का इस्तेमाल किया था। मुझे धोखा दिया गया था। मेरी शादी, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, सब कुछ एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। मैं वहां जमीन पर बैठी बेतहाशा रो रही थी, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मेरे गले में जैसे किसी ने पत्थर फंसा दिया था। मुझे इस समाज की दोहरी मानसिकता पर घिन आ रही थी। अमीरी और गरीबी के बीच की यह खाई कितनी गहरी और क्रूर हो सकती है, यह मुझे आज समझ आ रहा था। एक तरफ मेरे जैसी पढ़ी लिखी और संभ्रांत परिवार की बहू थी, जिसे सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज किया जा रहा था क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था, और दूसरी तरफ वह गरीब सुनीता थी, जो शायद अपनी गरीबी दूर करने के लिए अपने शरीर और कोख को किराए पर देने के लिए मजबूर हो गई थी। इस पूरे खेल में असली अपराधी मेरी सास और मेरा कायर पति राजीव थे। मैं वहां से उठकर उन तीनों के सामने जाकर चीखना चाहती थी। मैं राजीव के कॉलर को पकड़कर पूछना चाहती थी कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मैं अपनी सास से पूछना चाहती थी कि क्या एक बेटे की चाहत में इंसानियत और नैतिकता को इस तरह कुचला जा सकता है। लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे दिमाग में अचानक से आरू का मासूम चेहरा कौंध गया। मेरी बेटी इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। मैं अपनी भावनाओं में बहकर उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ मेरी बेटी की टूटती हुई सांसें थीं और दूसरी तरफ मेरे पति का यह भयानक सच, जिसने मेरी रूह को छलनी कर दिया था। मैंने खुद को दीवार के सहारे खड़ा किया और गहरी सांसें लीं। मैंने आंसुओं को पोंछकर अपनी आंखों को साफ किया। मुझे अपने अंदर वह हिम्मत जगानी थी जो एक मां को दुनिया की हर ताकत से लड़ने का हौसला देती है। मैं राजीव और अपनी सास को अभी उनकी इस घिनौनी करतूत के लिए टोकने वाली नहीं थी। सही वक्त आने पर मैं इस धोखे का पूरा हिसाब लूंगी। यह मैंने खुद से वादा किया। इस हवेली के झूठ और कर्मों का फल इन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। प्रकृति का न्याय बहुत कठोर होता है और कर्मा कभी किसी को माफ नहीं करता। मैं चुपचाप वहां से पीछे हटने लगी। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन मेरा इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, अपनी बेटी आरू को सुरक्षित रखना और उसे इस जहरीले माहौल से बहुत दूर ले जाना। मैं भारी कदमों से वापस इमरजेंसी वार्ड की तरफ लौट आई। मेरे दिमाग में अभी भी राजीव और सुनीता की वह तस्वीर घूम रही थी, लेकिन मैंने अपने विचारों को झटक दिया। जब मैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुंची तो वही युवा डॉक्टर बाहर आ रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की सी राहत भरी मुस्कान दी और कहा, श्रीमती मीनाक्षी, आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। हमने उसका बुखार कंट्रोल कर लिया है।
आप चाहें तो उससे मिल सकती हैं। यह सुनते ही मेरे अंदर जैसे एक नई जान आ गई। मैंने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। मैं दौड़कर कमरे के अंदर गई। आरू बेड पर शांति से लेटी हुई थी। उसके छोटे से हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई थी और उसका चेहरा अभी भी पीला था। मैंने उसके माथे को चूमा और उसके छोटे से हाथ को अपने हाथों में ले लिया। उसकी गर्म सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। यह बच्ची ही मेरा इकलौता सच थी। बाहर की दुनिया, वह हवेली, राजीव और उसका वह छुपा हुआ सच, सब कुछ अब मेरे लिए एक झूठा और गंदा नाटक बन चुका था। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये दुख के नहीं थे। यह उस बदलाव के आंसू थे जो मेरे अंदर जन्म ले रहा था। जो मीरा कल तक उस हवेली की एक डरी सहमी बहू थी, वह अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब मेरे अंदर एक ऐसी शेरनी जाग चुकी थी जो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां ढलता हुआ सूरज आसमान को लाल रंग से रंग रहा था। यह सूर्यास्त मेरे पुराने जीवन का अंत था। मैं जानती थी कि आने वाला रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। एक औरत के लिए इस समाज और अपने ही परिवार से बगावत करना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। राजीव और कमला देवी ने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा था, बल्कि उन्होंने इंसानियत की हर मर्यादा को भी तार तार कर दिया था। मैं अपनी आरू को इस झूठी दुनिया की छाया से भी दूर ले जाऊंगी। अब मेरा हर एक कदम सच्चाई और न्याय की तरफ उठेगा, चाहे इसका जो भी परिणाम हो। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में मशीन की टिक टिक के अलावा सब कुछ शांत था। मेरी बेटी आरू अब गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर आई शांति को देखकर मेरे दिल को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन मेरे अंदर एक भयानक तूफान उफान मार रहा था। मैं उसके सिरहाने बैठी उसके मासूम चेहरे को निहार रही थी। कुछ ही घंटों में मेरी पूरी दुनिया उलट गई थी। जिस पति और परिवार को मैंने अपना भगवान माना था, वे सब एक भयानक और घिनौना झूठ निकले। मेरे सीने में दर्द की एक भारी लहर उठ रही थी। दरवाजे की हल्की सी आहट ने मेरी सोच के इस चक्र को तोड़ दिया। मैंने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर राजीव खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में एक बनावटी घबराहट साफ नजर आ रही थी। मीरा, आरू कैसी है? अब मुझे जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला, मैं सब कुछ छोड़कर सीधा यहां भाग कर आया, उन्होंने हांफते हुए कहा। उनकी यह झूठी चिंता देखकर मेरे अंदर से एक कड़वी हंसी छूटने को हुई। वह इंसान जो कुछ ही कदम दूर अपनी नाजायज औलाद की मां के साथ था, अब कैसा नाटक कर रहा था। मैंने अपनी भावनाओं को सख्ती से दबाया और अपने चेहरे को बिल्कुल भावहीन रखा। वह अब ठीक है। बुखार के कारण उसे दौरे पड़े थे, लेकिन डॉक्टर ने स्थिति को संभाल लिया है। मैंने धीमी लेकिन सपाट आवाज में कहा। मैं उनकी आंखों में देख रही थी, उन आंखों में जो कभी मुझे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती थी। आज उन आंखों में मुझे सिर्फ छल और धोखा दिखाई दे रहा था। राजीव ने राहत की सांस ली और मेरे कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन मैं धीरे से पीछे हट गई। मेरे इस तरह पीछे हटने पर राजीव के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन दिखी, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत छिपा लिया। मुझे माफ कर दो मीरा, वह मीटिंग बहुत ही अहम थी और मैं फोन नहीं उठा पाया। भगवान का शुक्र है कि तुम सही समय पर इसे अस्पताल ले आई, उन्होंने मासूमियत का चोला पहनते हुए कहा। उनके मुंह से निकले हर शब्द मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि उनकी वह अहम मीटिंग मैटरनिटी वार्ड में सुनीता नाम की उस गरीब औरत के साथ चल रही थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, न कोई शिकायत की और न ही कोई सवाल पूछा। मेरी इस खामोशी ने शायद उन्हें थोड़ी राहत दी होगी, क्योंकि वे तुरंत अस्पताल की अन्य औपचारिकताओं का बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को बिस्तर के किनारे पर छोड़ दिया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। पिछले 5 सालों की यादें एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगीं। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मुझे वह दिन अच्छी तरह याद है जब आरू का जन्म हुआ था।
लेबर रूम के बाहर मेरी सास कमला देवी एक पोते की उम्मीद में मिठाई के डिब्बे लेकर खड़ी थीं। लेकिन जब नर्स ने आकर उन्हें बताया कि लक्ष्मी आई है, तो उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया था जैसे किसी ने उनकी सारी दौलत छीन ली हो। उन्होंने मिठाई के वे डिब्बे वहीं कूड़ेदान में फेंकवा दिए थे और बिना मेरी शक्ल देखे ही अस्पताल से वापस हवेली लौट गई थीं। वह अपमान मैं आज तक नहीं भूल पाई हूं। उस दिन के बाद से ही हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। आरू के रोने की आवाज से कमला देवी को चिढ़ होने लगी थी। वे हमेशा उसे एक मनहूस और बोझ कहकर बुलाती थीं। मैं दिन रात उनकी इन कड़वी बातों को सुनकर खून के घूंट पीती रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद राजीव मेरा साथ देंगे। लेकिन राजीव भी अपनी मां के एक आज्ञाकारी कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन्होंने कभी अपनी मां के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को प्यार से गले नहीं लगाया। धीरे धीरे राजीव ने मुझसे भी दूरियां बनानी शुरू कर दी थीं। हमारे बीच पति पत्नी का वह प्यार और अपनापन जैसे कहीं खो गया था। अक्सर वे बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर कई कई दिनों तक घर से बाहर रहने लगे थे। जब वे घर पर होते भी थे तो हमेशा थके हुए या काम में व्यस्त होने का नाटक करते थे। हमारी रातें एक ही कमरे में दो अलग अलग किनारों पर गुजरने लगी थीं। मैं खुद को ही कसूरवार मानती थी कि शायद मैं ही एक अच्छी पत्नी नहीं बन पा रही हूं। लेकिन आज अस्पताल के उस गलियारे में मैंने जो देखा, उसने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए थे। राजीव की वह दूरी किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि उस भयानक साजिश का हिस्सा थी जो मेरी पीठ पीछे रची जा रही थी। मुझे अब पुरानी कुछ और बातें भी याद आने लगी थीं। पिछले कुछ महीनों से मेरे और राजीव के जॉइंट बैंक अकाउंट से बड़ी रकम लगातार निकाली जा रही थी। जब भी मैंने इस बारे में पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई ना कोई गोलमोल जवाब देकर बात टाल दी थी। मां के किसी ट्रस्ट में पैसे डोनेट किए हैं या बिजनेस में कुछ अचानक घाटा हो गया है, यही उनके रटाए जवाब होते थे। मैंने एक अच्छी और समझदार पत्नी की तरह कभी उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। मुझे उन पर पूरा भरोसा था और वही भरोसा मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुआ। वे सारे पैसे उस सुनीता नाम की औरत और उसके परिवार को खरीदे जाने में खर्च हो रहे थे। एक मां की कोख का सौदा किया जा रहा था और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। मेरे अंदर एक भयानक क्रोध उबलने लगा। यह सिर्फ एक धोखे की बात नहीं थी, यह एक औरत के अस्तित्व और उसकी गरिमा को कुचलने की साजिश थी। मेरी सास का वह पागलपन, जो उन्हें किसी भी कीमत पर खानदान का वारिस चाहिए था, उसने उन्हें अंधा कर दिया था। वे भूल गई थीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। कर्मों का फल हर किसी को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मैं इस साजिश का पर्दाफाश करूंगी, लेकिन मुझे यह सब बहुत समझदारी से करना था। अगर मैंने अभी कोई भी जल्दबाजी की तो शायद मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो बैठूंगी। राजीव और कमला देवी बहुत रसूखदार लोग थे। वे मुझे आसानी से पागल या मानसिक रूप से बीमार साबित कर सकते थे। मुझे ठोस सबूतों की जरूरत थी। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने फोन को हाथ में लिया। मुझे उस सुनीता के बारे में और जानकारी हासिल करनी थी। मुझे पता लगाना था कि वह कौन है और कहां रहती है। मैंने ध्यान से याद किया कि राजीव के हाथ में जो फाइल थी, उस पर किस डॉक्टर का नाम लिखा था। मुझे याद आया, डॉक्टर नीता शर्मा, मैटरनिटी विशेषज्ञ। यह अस्पताल का एक बहुत ही जाना माना नाम था। मैंने कमरे का दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर देखा। राजीव अभी भी रिसेप्शन पर बिलिंग के काम में उलझे हुए थे। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और दबे पांव बाहर निकल गई। मैं सीधे दूसरी मंजिल पर स्थित मैटरनिटी वार्ड की तरफ तेजी से, लेकिन बिना किसी का ध्यान खींचे बढ़ने लगी। वार्ड में पहुंचकर मैंने देखा कि वहां की रिसेप्शन डेस्क पर एक नर्स कुछ फाइलों को व्यवस्थित कर रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरा भाव बनाए रखा। मैं धीरे से डेस्क के पास गई और एक पर्ची दिखाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं सुनीता जी की रिश्तेदार हूं। राजीव जी ने मुझे उनकी नई रिपोर्ट लेने के लिए भेजा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं
कि उनका अगला चेकअप कब है? मैंने अपनी आवाज में पूरी गंभीरता बनाए रखी। नर्स ने बिना कोई शक किए कंप्यूटर में नाम चेक किया। सुनीता देवी। पति का नाम राजीव। हां, इनकी फाइल तो डॉक्टर नीता के पास ही है, उन्होंने अभी चेकअप किया है। नर्स ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। पति का नाम राजीव, यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कानूनी रूप से भी उस औरत को राजीव की पत्नी के रूप में वहां दर्ज कराया था। यह धोखा मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक था। मेरी सांसें अटकने लगी थीं। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और आगे पूछा, जी हां, क्या आप मुझे उनके घर का पता कंफर्म कर सकती हैं? मुझे वहां कुछ दवाइयां भेजनी हैं और मैं अपना फोन घर भूल आई हूं। नर्स ने बहुत ही सहजता से कंप्यूटर स्क्रीन से एक पता पढ़ा। मकान नंबर 32, शांतिनगर, झुग्गी बस्ती। मैंने उस पते को अपने दिमाग में अच्छी तरह से छाप लिया। मैंने नर्स को धन्यवाद दिया और तेजी से मुड़कर वापस अपनी बेटी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अब मेरे पास एक अहम सुराग था। शांतिनगर की वह झुग्गी बस्ती शहर के बाहरी इलाके में थी। यह वही जगह थी जहां बेहद गरीब और मजबूर लोग रहते थे। मुझे अब पूरी कहानी समझ में आने लगी थी। मेरी अमीर सास ने वहां जाकर एक गरीब परिवार को पैसों का लालच दिया होगा और उस बेचारी सुनीता ने शायद अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए इस घिनौने सौदे को स्वीकार कर लिया होगा। मुझे उस औरत से एक अजीब सी सहानुभूति भी हो रही थी, क्योंकि वह भी मेरी तरह इस पितृसत्तात्मक सोच की एक शिकार ही थी। जब मैं वापस कमरे में पहुंची तो राजीव वहां मौजूद थे। वे आरू के सिरहाने खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने फोन काट दिया और एक झूठी मुस्कान के साथ मेरी तरफ मुड़े। कहां गई थीं? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, उन्होंने पूछा। मैंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, मैं डॉक्टर से आरू की दवाइयों के बारे में पूछने गई थी। मैं हैरान थी कि मैं कितनी आसानी से उनके सामने झूठ बोल पा रही थी। शायद हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। उस रात अस्पताल के उस छोटे से सोफे पर लेटकर मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मैं अब वह बेचारी और डरी हुई मीरा नहीं रहूंगी जो हर अत्याचार को खामोशी से सह लेती थी। मेरी बेटी की तबीयत ने मुझे एक नई ताकत दी थी। मैं उस हवेली की झूठी शान और उसकी ताकत दी थी खोखले रिवाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दूंगी। मुझे इस साजिश की जड़ तक पहुंचना था और इसके लिए मुझे सुनीता से मिलना ही होगा। मैं जानना चाहती थी कि इस सौदे की असली शर्तें क्या थीं। अगली सुबह आरू की हालत में काफी सुधार था। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन और अस्पताल में रखने की सलाह दी थी। राजीव को अपने ऑफिस के काम से जाना था और ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका था। उन्होंने मुझे पैसे दिए और आरू का ख्याल रखने को कहा, जैसे कि वे दुनिया के सबसे अच्छे पिता हों। मैंने उनके दिए हुए पैसों को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उनके जाते ही मैंने अपनी एक भरोसेमंद दोस्त को अस्पताल बुलाया ताकि वह कुछ देर आरू के पास रुक सके। मेरी दोस्त शिखा बहुत ही समझदार थी। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा और आरू के पास बैठने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना दुपट्टा सिर पर डाला और अस्पताल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। आज मुझे उस शांतिनगर बस्ती में जाना था। मेरे अंदर डर था, लेकिन सच जानने की भूख उस डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मैंने एक ऑटो लिया और उसे शांतिनगर चलने को कहा। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि सुनीता से मिलने के बाद मैं उससे क्या कहूंगी और वह क्या जवाब देगी। ऑटो वाले ने मुझे एक संकरी और गंदी सी गली के बाहर उतार दिया। वहां की बदबू और गंदगी देखकर कोई भी इंसान वहां से भाग खड़ा होता, लेकिन मुझे वहां रुकना था। यह वही जगह थी जहां हवेली के शाही वारिस का सौदा हुआ था। मैंने वहां खेलते हुए कुछ बच्चों से मकान नंबर 32 के बारे में पूछा। उन्होंने एक टूटे फूटे घर की तरफ इशारा कर दिया। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल मेरे सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक बहुत ही छोटी सी अंधेरी कोठरी थी। मैंने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर से एक महिला की कमजोर सी आवाज आई। कौन है? मैंने दरवाजा थोड़ा और खोला और अंदर कदम रखा।
वहां एक चारपाई पर वही औरत लेटी हुई थी जिसे मैंने कल अस्पताल में देखा था, सुनीता। वह मुझे देखकर चौंक गई और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर डर और भ्रम के भाव साफ नजर आ रहे थे। मेरी मंजिल अब मेरे ठीक सामने थी। मैंने उसे हाथ के इशारे से वहीं लेटे रहने को कहा। कमरे के अंदर की गरीबी देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। छत से पानी टपकने के निशान थे और कोने में कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े थे। इस भयंकर गरीबी में एक नई जान पल रही थी, वह भी सिर्फ इसलिए ताकि मेरी सास के अहंकार को संतुष्ट किया जा सके। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना परिचय देने का फैसला किया। मेरा नाम मीरा है, राजीव की पत्नी। मैंने बहुत ही शांत और स्पष्ट शब्दों में उससे कहा। राजीव का नाम सुनते ही सुनीता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में एक खौफ सा छा गया और वह अपने बड़े हुए पेट को दोनों हाथों से छिपाने की कोशिश करने लगी। वह कांपने लगी थी। माफ कर दीजिए मेम साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, वह गिड़गिड़ाने लगी। उसकी यह हालत देखकर मेरे अंदर का सारा गुस्सा जैसे पानी में मिल गया। मुझे समझ आ गया कि असली गुनहगार वह नहीं, बल्कि मेरे अपने घर के लोग हैं जिन्होंने उसे इस दलदल में धकेला। मैंने उसके पास जाकर एक टूटे हुए स्टूल पर बैठ गई। मैंने उसके कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम डरो मत सुनीता, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं बस सच जानना चाहती हूं। मुझे बताओ कि यह सब कैसे शुरू हुआ और उस अनुबंध में क्या लिखा है। मैंने बहुत ही नरमी से उससे पूछा। मेरी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा दर्द था। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने मुझे जो कहानी बताई, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि उसके पति को कैंसर है और इलाज के लिए उसे भारी रकम की जरूरत थी। तभी एक दिन एक दलाल के जरिए मेरी सास कमला देवी उस तक पहुंची। उन्होंने उसे 5 लाख रुपए का लालच दिया और शर्त रखी कि उसे उनके बेटे के बच्चे को अपनी कोख में पालना होगा। उन्होंने अस्पताल में आईवीएफ तकनीक का सहारा लिया था ताकि यह बच्चा पूरी तरह से राजीव का ही हो। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि कम से कम राजीव ने मुझे शारीरिक रूप से धोखा नहीं दिया था, लेकिन मानसिक और भावनात्मक धोखा उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। सुनीता ने आगे बताया कि कमला देवी ने शर्त रखी है कि अगर बेटा पैदा हुआ तो वह उसे अपने साथ ले जाएंगी और सुनीता को बाकी के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो वे उस बच्चे को नहीं अपनाएंगी और सुनीता को भी एक पैसा नहीं मिलेगा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजन्मे बच्चे के साथ ऐसा क्रूर मजाक, मेरी सास का दिल किसी पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। मेरी मुट्ठियां गुस्से से कस गईं। मैंने सुनीता की आंखों में देखा। वह सिर्फ एक गरीब और मजबूर औरत थी जो अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा चुकी थी। वह भी उस निर्मम व्यवस्था की शिकार थी जिसका शिकार मैं पिछले 5 सालों से हो रही थी। मैंने उसे दिलासा दिया और वादा किया कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अब यह लड़ाई सिर्फ मेरी और मेरी बेटी की नहीं थी। यह लड़ाई उस अंधी सोच के खिलाफ थी जो औरतों को सिर्फ एक मशीन समझती है। मैं उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकली तो बाहर की तेज धूप ने मेरी आंखों को चुंधिया दिया, लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ शीशे की तरह साफ था। मैंने अपने डर और बेबसी को हमेशा के लिए वहीं उस झुग्गी में दफना दिया था। अब मुझे हवेली लौटकर उस घिनौने सच का सामना करना था। मुझे अपने पति और सास की आंखों में आंखें डालकर यह बताना था कि उनका यह गंदा खेल अब खत्म हो चुका है। तूफान आने वाला था और मैं उस तूफान के ठीक बीच में खड़ी थी। शांतिनगर की बदबूदार और घुटन भरी झुग्गी से बाहर निकलने के बाद मैं एक ऑटो में बैठकर वापस अस्पताल की तरफ जा रही थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर जो आग जल रही थी वह इस धूप से कहीं ज्यादा तेज थी। सुनीता की बेबसी और उसके आंसू बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मेरी सास कमला देवी ने अपने पोते की चाहत में एक गरीब और मजबूर औरत की कोख का सौदा कर लिया था। यह सोचकर ही मेरा रोम रोम गुस्से से कांपने लगता था। अस्पताल पहुंचकर मैं सीधे अपनी बेटी आरू के कमरे में गई।
मेरी दोस्त शिखा वहीं बैठी थी और आरू अब भी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने शिखा को धन्यवाद दिया और उससे कुछ देर और रुकने की गुजारिश की। मुझे हवेली जाकर कुछ जरूरी सामान लाना है, तुम बस थोड़ी देर इसका ख्याल रखना। मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। शिखा ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। मैंने अपनी बेटी के माथे को एक बार फिर चूमा और भारी कदमों से अस्पताल के बाहर आ गई। मैंने अस्पताल के बाहर से एक टैक्सी ली और ड्राइवर को हवेली का पता बता दिया। टैक्सी जयपुर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे मेरी मंजिल करीब आ रही थी, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मैं सोच रही थी कि उन लोगों का सामना कैसे करूंगी जिन्होंने मेरे प्यार और भरोसे का इतनी बेरहमी से कत्ल किया था। हवेली के वे ऊंचे और शानदार लोहे के दरवाजे, जो कभी मुझे सुरक्षा का एहसास कराते थे, आज किसी भयानक और दमघूंटू जेल के दरवाजे जैसे लग रहे थे। मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए और हवेली के अंदर कदम रखा। मुख्य द्वार से लेकर दीवान ए खास तक पसरा हुआ सन्नाटा आज मुझे डरा नहीं रहा था, बल्कि मेरे अंदर की बगावत को और हवा दे रहा था। हॉल के बीचों बीच लगे उस महंगे झूमर की रोशनी आज मुझे बहुत चुभ रही थी। मैंने देखा कि मेरी सास कमला देवी अपने उसी पुराने शाही अंदाज में सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थीं। राजीव उनके पास ही खड़े होकर किसी फाइल को ध्यान से देख रहे थे। दोनों बेहद शांत और सामान्य लग रहे थे। इन दोनों को इस तरह आराम से देखकर मेरे सीने में धधकती हुई आग और भड़क उठी। एक तरफ सुनीता की वह टूटी हुई छत और बीमारी से जूझता उसका पति था, और दूसरी तरफ इन लोगों का यह झूठा और विलासिता से भरा जीवन। मेरे कदमों की आहट सुनकर राजीव ने अपनी फाइल से नजरें उठाईं। मुझे इतनी जल्दी अस्पताल से वापस आया देखकर उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक हल्की सी लकीर खिंच गई। उन्होंने तुरंत फाइल बंद की और मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाए। राजीव ने बहुत ही बनावटी और चिंता भरे स्वर में मुझसे पूछा कि मैं यहां क्या कर रही हूं और आरू को अस्पताल में अकेला क्यों छोड़ आई। मैंने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें सीधे कमला देवी पर टिकी हुई थीं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक खतरनाक खामोशी थी। मैं बिना कुछ बोले सीधे अपनी सास की तरफ बढ़ने लगी। मेरी इस अजीब सी खामोशी और घूरती हुई आंखों को देखकर कमला देवी के चेहरे पर भी थोड़ी सी उलझन नजर आने लगी थी। मैं उनके ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी आंखों को उनकी आंखों में डाल दिया। शांतिनगर की झुग्गी बस्ती में मकान नंबर 32। मैंने बहुत ही धीमी लेकिन बेहद ठंडी और चुभती हुई आवाज में कहा। मेरे मुंह से यह पता सुनते ही कमला देवी के हाथ में मौजूद चाय का प्याला बीच हवा में ही रुक गया। राजीव का चेहरा तो जैसे पल भर में ही सफेद कागज की तरह पीला पड़ गया। पूरे हॉल में एक ऐसा भयानक सन्नाटा छा गया जिसे सिर्फ मेरी तेज होती सांसें ही तोड़ रही थीं। राजीव ने घबराते हुए हकलाने की कोशिश की और पूछा कि मैं यह क्या अनाप शनाप बक रही हूं। मैंने तुरंत अपना हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। मेरी नजरें अभी भी मेरी सास पर ही थीं। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। सुनीता, 5 लाख रुपए का वह गंदा सौदा, आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल और वह क्रूर शर्त जिसके तहत बेटे को अपना लिया जाएगा और बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मैंने एक एक शब्द बहुत चबाकर और नफरत के साथ उनके मुंह पर मारा। यह सब सुनकर कमला देवी ने बहुत ही शांति से अपना चाय का प्याला टेबल पर रखा। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी या पछतावे का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसके विपरीत उनकी आंखों में वही पुराना राजपूताना अहंकार और गुरूर चमक रहा था। वे अपनी जगह से खड़ी हुईं और मुझे अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए बोलीं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह इस परिवार और खानदान की भलाई के लिए ही किया है। उनका मानना था कि इस विशाल हवेली के वारिस के लिए एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। कमला देवी की बातें किसी जहरीले तीर की तरह मेरे सीने में उतर रही थीं। उन्होंने मुझे सीधे तौर पर अपमानित करते हुए कहा कि जब एक बहू खानदान को वारिस देने में नाकाम रहती है तो परिवार के बड़ों को ऐसे कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। उनके अनुसार
मैंने सिर्फ एक बेटी को जन्म देकर इस परिवार का सिर नीचा किया था। उनकी इस नीच सोच को सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या इस सड़ी हुई मानसिकता पर जोर जोर से हंसूं। मेरी आंखों का पानी अब पूरी तरह सूख चुका था। मेरी सास के इस भयानक अपमान के बाद मैंने एक उम्मीद के साथ अपने पति राजीव की तरफ देखा। मैंने सोचा था कि 5 साल के हमारे वैवाहिक जीवन के नाम पर शायद वे आज मेरे समर्थन में एक शब्द तो बोलेंगे, लेकिन मेरा पति नजरें झुकाए अपने जूतों को घूर रहा था। उसकी इस कायरता ने मेरे दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद को भी राख कर दिया था। जो आदमी अपनी पत्नी और बेटी के सम्मान के लिए अपनी मां के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वह किसी का पति कहलाने के लायक नहीं है। मैंने राजीव की तरफ कदम बढ़ाए और नफरत भरी आवाज में कहा कि मुझे उनकी नामर्दी पर तरस आता है। एक आदमी की असली पहचान उसकी ताकत में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वह सही का साथ दे सके। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें उस गरीब औरत की कोख और एक अजन्मे बच्चे की जिंदगी का सौदा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। अपने ही खून को सिर्फ इसलिए कचरे में फेंकने की शर्त मानना क्योंकि वह एक लड़की हो सकती है। यह कैसा पिता होने का धर्म है। मेरी इन कड़वी और सच्ची बातों को सुनकर कमला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए मुझे मेरी हैसियत याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं इस घर की सिर्फ एक बहू हूं और मेरा काम सवाल पूछना नहीं, बल्कि हुक्म मानना है। उनकी नजरों में एक औरत का जीवन सिर्फ चूल्हा चौका संभालने और परिवार को बेटे पैदा करके देने तक ही सीमित था। उनकी यह सड़ी गली सोच मुझे समाज के उस काले चेहरे की याद दिला रही थी जो औरतों को सिर्फ एक मशीन समझता है। मैंने अपनी सास को चुनौती देते हुए कहा कि वे भगवान बनने की कोशिश न करें। जिंदगी और मौत का फैसला पैसों से नहीं होता। मैंने उन्हें कर्म और उसके फल की याद दिलाई। मैंने कहा कि उस गरीब और मजबूर औरत के आंसू और मेरी मासूम बेटी की आह इस हवेली को एक दिन राख में बदल देगी। जब इंसान अपने अहंकार में अंधा होकर दूसरों की जिंदगी से खेलने लगता है, तो ऊपर वाले का न्याय बहुत भयानक होता है। प्रकृति किसी के भी पापों को कभी बिना सजा दिए नहीं छोड़ती। मेरी इन बातों पर कमला देवी जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी वह हंसी पूरी हवेली में किसी चुड़ैल की तरह गूंज रही थी। उन्होंने अहंकार में डूबकर कहा कि पैसे और रसूख के आगे कर्म और भाग्य सब बदल जाते हैं। उनके अनुसार गरीब लोग अपने भाग्य का रोना रोते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। उनका यह विश्वास कि वे अपनी दौलत से कुछ भी खरीद सकती हैं मुझे बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। यह अमीरों की उस क्रूर मानसिकता का सबसे घिनौना रूप था। मैंने राजीव की तरफ देखा और पूछा कि अगर सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया तो क्या वे सच में अपनी ही बच्ची को अनाथों की तरह सड़क पर मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या उनका जमीर उन्हें रातों को चैन से सोने देगा? मैंने उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की कि कैम की बरबास वे अपनी मां के अंधे प्यार में पड़कर कितने बड़े राक्षस बन चुके हैं। सिर्फ एक लिंग के आधार पर अपने ही अंश को ठुकरा देना इंसानियत के नाम पर एक ऐसा कलंक है जिसे कोई भी गंगाजल नहीं धो सकता। राजीव ने हकलाते हुए खुद को सही साबित करने की एक कमजोर सी कोशिश की। उसने कहा कि वह यह सब नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मां की जिद और परिवार के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। उसने इसे अपने आज्ञाकारी बेटे होने का धर्म बताया। उसकी यह फालतू की दलील सुनकर मुझे उस पर भयंकर तरस आया। जो इंसान अपनी कमजोरियों को संस्कारों का नाम देकर छुपाता है, उससे बड़ा डरपोक इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। वह सिर्फ अपनी मां के हाथों की एक बेजान कठपुतली बनकर रह गया था। मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी कि मेरा और इस हवेली का रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं अपनी बेटी आरू को इस जहरीले और दमघोंटू माहौल में बड़ा नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची यह सीखे कि लड़कियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। एक ऐसा घर जहां औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन और अपनी जागीर समझा जाता हो, वहां मैं एक पल भी और नहीं रुक सकती। मुझे अपनी और अपनी बेटी की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। कमला देवी ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर मैं इस घर से बाहर गई
तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। उन्होंने सोचा था कि शायद पैसों का डर मुझे रोक लेगा, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे उनके इन पाप के पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूं और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी बेटी को पालने की पूरी हिम्मत रखती हूं। उनके ये खून से सने हुए पैसे उन्हें ही मुबारक हों। मेरी आजादी की कीमत इन कागजों से कहीं ज्यादा है। मैं तेजी से मुड़ी और अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और उस भारी लकड़ी की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। मैंने अपना सूटकेस निकाला और उसमें सिर्फ अपने और आरू के कुछ जरूरी कपड़े ठूंसने लगी। अलमारी के दूसरे हिस्से में, वेस्प की अलमारी के दूसरे हिस्से में भी सारे महंगे गहने और रेशमी साड़ियां रखी थीं, जो मुझे मेरी शादी के दिन कमला देवी ने पहनाई थीं। वे सब चीजें मुझे अब लोहे की जंजीरों जैसी लग रही थीं। मैंने उन महंगी चीजों को छुआ तक नहीं, क्योंकि उनका बोझ मैं अब और नहीं उठाना चाहती थी। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को देखा। यह धागा कभी मेरे लिए सुहाग और प्यार की सबसे बड़ी निशानी हुआ करता था, लेकिन आज यह मुझे एक फंदा लग रहा था, जिसने मुझे 5 सालों तक इस झूठे रिश्ते में बांध कर रखा था। मैंने उसे अपने गले से उतारा और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। जिस कमरे को मैंने अपनी पूरी भावनाओं और सपनों के साथ सजाया था, आज वह मुझे किसी अजनबी का कमरा लग रहा था। यहां से मेरी हर एक याद हमेशा के लिए मिट चुकी थी। मैं अपना सूटकेस बंद ही कर रही थी कि तभी राजीव दबे पांव कमरे में आया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए मुझसे इस मामले को यहीं दबाने की भीख मांगने लगा। उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर यह बात समाज में फैल गई तो उसके बड़े बिजनेस और परिवार की झूठी शान का क्या होगा। उस इंसान की बेशर्मी की कोई हद नहीं थी। उसे अभी भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे सिर्फ समाज में अपनी बनाई उस झूठी इज्जत की ही फिक्र सता रही थी। मैंने राजीव को ऊपर से नीचे तक एक बहुत ही हिकारत भरी नजर से देखा। मैंने उसे साफ कह दिया कि उसकी इज्जत मेरी नजरों में बहुत पहले ही नीलाम हो चुकी है और समाज की मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए वह अब इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है। मैंने अपना सूटकेस उठाया और उसे रास्ते से हटने का इशारा किया। मेरे चेहरे की सख्ती देखकर वह समझ गया था कि अब मुझे रोकना नामुमकिन है। वह चुपचाप किनारे हट गया और मैं सूटकेस लेकर कमरे से बाहर आ गई। मैं हवेली की उन विशाल सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। घर के सभी नौकर चाकर डरे सहमे हुए कोनों में खड़े इस पूरे तमाशे को देख रहे थे। हॉल में कमला देवी अभी भी सोफे पर बैठी थीं, लेकिन उनके चेहरे का गुरूर अब थोड़े से गुस्से और बेचैनी में बदल चुका था। उन्होंने मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की और न ही मैंने उनकी तरफ मुड़कर दोबारा देखा। मैंने हवेली के उस भारी दरवाजे को पार किया और बाहर की खुली हवा में एक लंबी और गहरी सांस ली। मेरा मन बहुत हल्का महसूस कर रहा था। हवेली से बाहर निकलते ही मैंने एक कैब बुक की और वापस अस्पताल की ओर चल पड़ी। कैब की पिछली सीट पर बैठकर मुझे एक अजीब सी भावना का एहसास हो रहा था। मेरे सीने में एक तरफ तो 5 साल के रिश्ते के टूटने का गहरा दर्द था और दूसरी तरफ एक पिंजरे से आजाद होने की असीम खुशी भी थी। मैं अब एक अकेली मां थी, जिसे इस निर्दयी समाज में खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी थी। लेकिन यह डर अब मुझ पर हावी नहीं हो सकता था, क्योंकि मैंने अपनी बेड़ियां खुद ही तोड़ दी थीं। अस्पताल के बाहर कैब रुकते ही मैंने ड्राइवर को पैसे दिए और तेजी से अंदर की तरफ भागी। यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इसकी तो बस शुरुआत हुई थी। मुझे अभी आरू को सुरक्षित रखना था और भविष्य के लिए एक ठोस योजना बनानी थी। मेरे पास बैंक में मेरी खुद की कुछ बचत थी, जो शायद कुछ महीनों के लिए हमारे काम आ सकती थी। लेकिन मुझे बहुत जल्द एक नई नौकरी की तलाश करनी होगी, ताकि मैं अपनी बेटी को एक अच्छा और सुरक्षित जीवन दे सकूं। मुझे मजबूत बने रहना था। मैं आरू के कमरे में दाखिल हुई। शिखा अभी भी वहीं बैठी थी। मुझे सूटकेस के साथ देखकर उसके चेहरे पर ढेरों सवाल उभर आए। उसने पूछा कि हवेली में क्या हुआ। मैंने सूटकेस को किनारे रखा और बस इतना कहा
कि वह कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मैंने आगे कुछ नहीं बताया और जाकर सीधे अपनी बेटी को गले से लगा लिया। आरू की वह गर्माहट ही अब मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा थी। उसकी धड़कनें मुझे यह भरोसा दिला रही थीं कि मैंने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही है। उधर उस शानदार हवेली में मेरे जाने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। कमला देवी अपने उसी अहंकार में डूबी हुई थीं और सोच रही थीं कि एक औरत के जाने से उनके रुतबे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें अपनी दौलत और उस आने वाले वारिस पर पूरा घमंड था, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थीं कि कर्मों का चक्र घूमना शुरू हो चुका है। प्रकृति अपने न्याय की तैयारी कर रही थी और वह तूफान बहुत जल्द उस हवेली की झूठी शान को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। मैं अस्पताल के उस शांत कमरे में अपनी बेटी आरू के पास बैठी थी, लेकिन मेरा मन अभी भी हवेली की उन दीवारों के बीच भटक रहा था। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, लेकिन अब आगे क्या होगा, इसका डर मुझे अंदर ही अंदर सता रहा था। शिखा मेरे पास बैठी मुझे सांत्वना दे रही थी। तभी अचानक बाहर गलियारे में एक भारी हलचल मच गई। स्ट्रेचर के पहियों की तेज आवाजें और लोगों के भागने की आहट से अस्पताल का वह शांत माहौल अचानक किसी युद्ध के मैदान में बदल गया। मुझे कुछ अनहोनी का भयानक सा आभास होने लगा। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने शिखा को आरू के पास रुकने का इशारा किया और धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांका। मेरी आंखों के सामने जो नजारा था उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। एक स्ट्रेचर को तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था और उस पर खून से लथपथ कोई और नहीं बल्कि वही गरीब औरत सुनीता लेटी हुई थी। उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था और वह अपनी बची खुची सांसों से जोर जोर से कराह रही थी। यह देखकर मेरा दिल दहल गया। उसके ठीक पीछे पीछे राजीव और मेरी सास कमला देवी भागते हुए आ रहे थे। मेरी सास के चेहरे पर सुनीता के लिए कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में सिर्फ अपने उस वारिस को खोने का खौफ साफ नजर आ रहा था। राजीव डॉक्टरों को जल्दी करने के लिए चिल्ला रहा था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि हवेली में हुए उस हंगामे और तनाव का सीधा असर इस बेचारी गर्भवती औरत पर पड़ा है। तनाव और डर की वजह से उसे समय से बहुत पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। उसकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी। मैं चुपचाप एक खंभे के पीछे छिप गई और धड़कते दिल से यह सब देखने लगी। सुनीता को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया और लाल बत्ती जल उठी। बाहर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। कमला देवी अपने हाथों को मरोड़ते हुए भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थीं कि उनका पोता सही सलामत दुनिया में आ जाए। उनके मुंह से एक बार भी उस तड़पती हुई औरत के लिए कोई दुआ नहीं निकली, जो उनके अहंकार की कीमत अपनी जान दांव पर लगाकर चुका रही थी। उनका यह स्वार्थ देखकर मुझे उनसे घिन आ रही थी। लगभग आधे घंटे की बेचैनी भरी प्रतीक्षा के बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर नीता शर्मा बाहर आईं। उनके कपड़े खून से सने हुए थे और चेहरे पर एक गहरी निराशा और गंभीरता छाई हुई थी। राजीव और कमला देवी तुरंत उनकी तरफ लपके। डॉक्टर ने एक हारमा दी, लंबी सांस ली और बहुत ही सपाट आवाज में कहा कि सुनीता की हालत बेहद नाजुक है। समय से पहले प्रसव होने के कारण अंदरूनी रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो गया है। बच्चे की धड़कन भी लगातार गिर रही है और अब दोनों को एक साथ बचाना मेडिकल रूप से लगभग असंभव है। डॉक्टर के ये शब्द किसी बम की तरह वहां गिरे। उन्होंने आगे कहा कि हमें तुरंत फैसला लेना होगा। या तो हम मां की जान बचा सकते हैं या फिर बच्चे की। किसी एक को हमें खोना ही पड़ेगा। यह सुनकर वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया। यह एक ऐसा फैसला था जो किसी भी इंसान की इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान ले सकता था। एक तरफ एक जीती जागती औरत थी जिसका एक बीमार पति भी था और दूसरी तरफ एक अजन्मा बच्चा था। मेरी सांसें अटक गईं। मैं सोच रही थी कि अब राजीव क्या फैसला लेगा। राजीव कुछ बोल पाता उससे पहले ही कमला देवी की वह कठोर और ठंडी आवाज गूंज उठी। बच्चे को बचाइए डॉक्टर, उस औरत की जान की हमें कोई परवाह नहीं है।
हमें सिर्फ हमारे खानदान का वारिस चाहिए, चाहे इसके लिए उस औरत को मरना ही क्यों ना पड़े। उनकी इस बात को सुनकर डॉक्टर भी एक पल के लिए सन्न रह गईं। कोई इंसान इतना ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक औरत होकर दूसरी औरत की जान की इस तरह सरेआम बोली लगाते हुए कमला देवी की रूह भी नहीं कांपी। यह अमीरी और अहंकार की पराकाष्ठा थी। मैंने राजीव की तरफ देखा, यह सोचकर कि शायद वह इस बार अपनी मां को रोकेगा, शायद उसके अंदर का सोया हुआ इंसान अब जाग जाएगा। लेकिन वह कायर आदमी अपनी मां की इस भयानक मांग पर पूरी तरह से खामोश खड़ा रहा। उसने डॉक्टर से अपनी नजरें चुरा लीं और अपनी सहमति जता दी। राजीव की इस चुप्पी ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। वे दोनों मिलकर उस बेचारी औरत का कत्ल कर रहे थे और इसके लिए उनके हाथ भी नहीं कांप रहे थे। मैं खंभे के पीछे खड़ी अपने आंसू पोंछते हुए यह सब देख रही थी। डॉक्टर नीता ने बहुत ही हिकारत भरी नजरों से कमला देवी और राजीव को देखा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मेडिकल साइंस में हमेशा मां की जान बचाना पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन क्योंकि बच्चा पूरी तरह से राजीव का है और कानूनी दस्तावेज उनके पक्ष में हैं, इसलिए वे अपनी कोशिश करेंगी। डॉक्टर यह कहकर वापस ऑपरेशन थिएटर में चली गईं और दरवाजे फिर से बंद हो गए। बाहर कमला देवी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थीं। उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था कि उनके इस फैसले से एक गरीब परिवार हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। मैं वहां खड़ी सोच रही थी कि क्या भगवान सच में यह सब देख रहा है? क्या इस धरती पर न्याय नाम की कोई चीज बची है, या पैसे वाले लोग यूं ही गरीबों की जिंदगियों को खरीदते और रौंदते रहेंगे? मेरे मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। मैं सुनीता के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह औरत मेरे पति के बच्चे की मां बनने वाली थी। फिर भी मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एक गहरी सहानुभूति थी। इस पूरी कहानी में असली विलेन तो मेरी सास और उनका अंधा घमंड था। घंटे बीतते जा रहे थे और ऑपरेशन थिएटर के बाहर का तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। अस्पताल का वह लंबा और ठंडा गलियारा अब एक अदालत में बदल चुका था, जहां नियति अपना फैसला सुनाने वाली थी। कमला देवी बार अपनी महंगी घड़ी की तरफ देख रही थीं और राजीव पसीने से बतर होकर इधर उधर टहल रहा था। मेरे कानों में अभी भी कमला देवी के वे निर्दयी शब्द गूंज रहे थे। मैंने महसूस किया कि ये लोग इंसान नहीं, बल्कि लालच और झूठी शान के ऐसे पुतले हैं जिनके अंदर कोई दिल नहीं धड़कता है। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा गंभीर था। डॉक्टर नीता के चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद होती है। उनके साथ एक नर्स थी जिसके हाथों में एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कोई छोटा सा शरीर था। कमला देवी और राजीव खुशी से पागल होते हुए आगे बढ़े। मेरा पोता आ गया, मेरे खानदान का चिराग आ गया, कमला देवी ने लगभग चीखते हुए कहा और उस बच्चे को गोद में लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन डॉक्टर नीता ने उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज भारी हो चुकी थी। उन्होंने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, रुक जाइए मिसेज कमला, आपका पोता नहीं, एक बेटी ने जन्म लिया है। और सबसे बुरी खबर यह है कि प्री मैच्योर होने और भारी अंदरूनी जटिलताओं के कारण हम इस बच्ची की जान नहीं बचा सके। यह बच्ची मृत पैदा हुई है। यह शब्द हवा में किसी जहर की तरह घुल गए। कमला देवी के आगे बढ़े हुए हाथ बीच हवा में ही जम गए। उनका चेहरा भयानक रूप से सफेद पड़ गया। प्रकृति ने अपना सबसे क्रूर लेकिन सबसे सच्चा न्याय कर दिया था। जिस वारिस के लिए कमला देवी ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं, जिस बेटे की चाहत में उन्होंने एक गरीब औरत की जान को खतरे में डाल दिया था, वह वारिस कभी था ही नहीं। उनके कर्मों का फल एक मृत बच्ची के रूप में उनके सामने मौजूद था। पैसों के दम पर भगवान को खरीदने की उनकी वह घमंड भरी कोशिश आज बुरी तरह से टूट चुकी थी। वह धड़ाम से वहीं फर्श पर गिर पड़ी और जोर जोर से छाती पीटकर रोने लगी। राजीव बुत बनकर खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया। उसने कांपते हुए डॉक्टर से पूछा कि सुनीता का क्या हुआ। डॉक्टर ने बहुत ही ठंडेपन से जवाब दिया,
हमने सुनीता की जान बचा ली है। हालांकि उसका बहुत खून बह गया है और वह अभी कोमा में है, लेकिन उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। आपने तो उसे मरने के लिए छोड़ ही दिया था, लेकिन शायद भगवान को उसका बचना ज्यादा मंजूर था। डॉक्टर की इन बातों ने राजीव के चेहरे पर करारा तमाचा जड़ दिया था। मैं दूर से यह सब देख रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कर्मों का फल इतनी जल्दी और भयानक रूप में सामने आएगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी सास का वह घमंड जो कुछ घंटे पहले आसमान छू रहा था, अब अस्पताल के फर्श पर मिट्टी में मिल चुका था। राजीव के चेहरे पर पछतावा और हार का भाव देखने लायक था। उन दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए जो जाल बुना था, वे खुद उसी जाल में फंसकर बर्बाद हो चुके थे। प्रकृति ने अपना काम कर दिया था। यह एक ईश्वरीय न्याय था। अमीरी और गरीबी की वह खाई जिसे कमला देवी अपने पैसों से भरना चाहती थीं, आज उन्हें निगल चुकी थी। वे सोचती थीं कि वे अपनी दौलत से कुछ भी खरीद सकती हैं, यहां तक कि एक बेटे का जन्म भी। लेकिन विधाता की अदालत में पैसों की नहीं, बल्कि कर्मों की सुनवाई होती है। सुनीता जैसी एक गरीब औरत की बेबसी का मजाक उड़ाने की कीमत उन्हें अपने उसी खोखले सपने को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर चुकानी पड़ी थी। मुझे उन पर कोई तरस नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उस सफेद कपड़े में लिपटी हुई उस मृत बच्ची के लिए मेरे दिल में गहरा दुख था। वह बिना दुनिया देखे ही चली गई, शायद इसलिए क्योंकि इस दुनिया में, और खासकर उस हवेली में, लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह भी एक लड़की थी जिसे जन्म से पहले ही ठुकरा दिया गया था। मुझे अपनी बेटी आरू का ख्याल आया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि मेरी बच्ची बच गई और मैं उसे समय रहते उस नर्क से बाहर निकालने में कामयाब हो गई। यह घटना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक बन चुकी थी। राजीव अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे पागलों की तरह जमीन पर लौट रही थीं। अस्पताल के कर्मचारी और अन्य लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। वह हवेली की मालकिन, जिनका रुतबा पूरे जयपुर में मशहूर था, आज सरेआम अपनी इज्जत का तमाशा बना रही थीं। मैंने वहां और रुकना ठीक नहीं समझा। इन लोगों का असली चेहरा और इनकी यह दयनीय हालत देखकर मेरे मन में जो थोड़ी बहुत सहानुभूति बची भी थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैं इन लोगों से हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। मैं मुड़ी और वापस आरू के कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरे कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ थे। मुझे अब किसी बात का डर नहीं था। मैंने जो फैसला लिया था वह पूरी तरह से सही था। यह घटना इस बात का सबूत थी कि गलत रास्तों पर चलकर कभी कोई मंजिल नहीं मिलती। मैंने अपने आंसुओं को पोंछा और खुद से वादा किया कि मैं अब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मेरी नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी आरू के पास पहुंचना था और उसे इस सब से बहुत दूर ले जाना था। कमरे में दाखिल होते ही मैंने देखा कि आरू अब उठ चुकी थी और शिखा के साथ खेल रही थी। उसकी वह मासूम सी मुस्कान देखकर मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। मैंने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर चूमने लगी। यह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, यह मेरी वह ताकत थी जिसने मुझे एक पूरी सत्ता से लड़ने की हिम्मत दी थी। बाहर गलियारे में रोते बिलखते उन लालची लोगों को उनके हाल पर छोड़कर मैं अब अपने एक नए और उजले भविष्य की तरफ देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। मैंने शिखा को पूरी बात बताई कि बाहर क्या हुआ है। शिखा भी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैंने बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला लिया है। अगर मैं हवेली में रुक जाती तो शायद आरू के साथ भी वैसा ही बर्ताव होता। शिखा की इन बातों ने मुझे और भी ज्यादा हौसला दिया। अब मेरे सामने एक ही लक्ष्य था, सुनीता के लिए कुछ आर्थिक मदद का इंतजाम करना और फिर हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर एक नई जगह पर अपनी जिंदगी की एक नई और आजाद शुरुआत करना। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। बाहर गलियारे में मेरी सास के रोने और छाती पीटने की आवाजें अब धीमी पड़ चुकी थीं। शायद अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें वहां से हटा दिया था, या फिर वे अपने उसी टूटे हुए
घमंड के साथ वापस हवेली लौट गई थीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए वह हवेली, वे लोग और वह खोखला रुतबा अब एक गुजरे हुए बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं थे। मेरी बाहों में मेरी बेटी आरू सुरक्षित थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। शिखा मेरे पास बैठी मुझे लगातार ढांढस बंधा रही थी। उसने मुझे पानी का एक गिलास दिया और कहा कि अब मुझे अपने और आरू के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैंने पानी का एक घूंट लिया और गहरी सांस छोड़ी। मेरे सीने पर पिछले 5 सालों से जो एक भारी बोझ रखा हुआ था, वह अब पूरी तरह से हट चुका था। मैं एक ऐसी लड़ाई जीत चुकी थी जिसमें मेरा कोई हथियार नहीं था, सिर्फ मेरी सच्चाई और मातृत्व की ताकत थी। अब मुझे इस जहरीले शहर को हमेशा के लिए छोड़ना था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई और कमरे के अंदर राजीव दाखिल हुआ। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसकी आंखें सूज गई थीं। वह इंसान जो कल तक अपने गुरूर और झूठी शान में अंधा हो चुका था, आज एक हारे हुए जुआरी की तरह मेरे सामने खड़ा था। उसके कंधों का वह राजपूताना तनाव अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और वह अपने ही बोझ तले दबा हुआ नजर आ रहा था। मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी इस दयनीय हालत पर सिर्फ तरस आ रहा था। राजीव धीरे धीरे मेरे करीब आया और घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं सच में बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपनी मां की अंधी जिद में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने उस मासूम अजन्मी बच्ची को खो दिया और तुम्हें भी इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी आवाज में एक गहरा पछतावा था, लेकिन यह पछतावा अब बहुत देर से आया था। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने आरू को शिखा की गोद में दिया और खुद अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैंने बहुत ही ठंडी और शांत आवाज में राजीव से कहा कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जो शीशा एक बार टूट जाता है, उसमें फिर कभी पुरानी तस्वीर नहीं दिखाई देती। मैंने उसे याद दिलाया कि उसने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा था, बल्कि इंसानियत की हर मर्यादा को पार कर दिया था। एक गरीब औरत की मजबूरी का फायदा उठाना और अपने ही खून का सौदा करना कोई ऐसी गलती नहीं है जिसे सिर्फ एक माफी मांगकर सुधारा जा सके। मेरी बातें सुनकर राजीव और ज्यादा रोने लगा। उसने कहा कि वह आरू के बिना नहीं जी सकता और वह अब एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर का वह दबा हुआ ज्वालामुखी फिर से फट पड़ा। मैंने उससे पूछा कि जब आरू जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब उसका वह पिता का प्यार कहां गया था? तब तो वह उस मैटरनिटी वार्ड में एक झूठे वारिस के सपने सजा रहा था। जो इंसान एक बेटी को सिर्फ इसलिए ठुकरा सकता है क्योंकि वह लड़की है, वह कभी एक अच्छा पिता नहीं बन सकता। मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में राजीव को बता दिया कि मेरी बेटी को एक ऐसे कायर और स्वार्थी पिता की कोई जरूरत नहीं है। मैं उसे अकेले ही पाल लूंगी और उसे वह सारी खुशियां दूंगी जिसकी वह हकदार है। मैं नहीं चाहती कि मेरी आरू कभी यह जाने कि उसके पिता ने एक बेटे की चाहत में क्या क्या घिनौने काम किए थे। मैंने राजीव से कहा कि वह अब इसी पल इस कमरे से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। मेरा यह फैसला पत्थर की लकीर था जिसे कोई आंसू नहीं मिटा सकता था। राजीव ने मेरी आंखों में देखा। उसे वहां कोई प्यार, कोई हमदर्दी या कोई कमजोरी नजर नहीं आई। वहां सिर्फ एक ऐसी मां की दृढ़ता थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार थी। वह समझ गया कि अब उसके इन झूठे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। वह धीरे से अपने घुटनों से उठा और भारी कदमों से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसने एक आखिरी बार मुड़कर आरू को देखा और फिर हमेशा के लिए उस कमरे से बाहर चला गया। मेरी शादी का अंत यहीं हो गया था। राजीव के जाते ही कमरे में फिर से वही सुकून भरी शांति लौट आई। शिखा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे एक गहरी मुस्कान दी। उसने कहा कि मुझ पर बहुत गर्व है मीरा। तुमने वह कर दिखाया जो बहुत सी औरतें सिर्फ सोच ही पाती हैं। मैंने शिखा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे धन्यवाद दिया। अब मेरे पास एक आखिरी काम बचा था जिसके बिना मेरी यह बगावत अधूरी रह जाती।
मुझे उस गरीब सुनीता के लिए कुछ ऐसा करना था जिससे मैं अपने ज़मीर को पूरी तरह से साफ कर सकूं। मैं जानती थी कि सुनीता इस समय कोमा में है और उसका पति पहले से ही कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है। मेरी सास और राजीव ने उस परिवार को सिर्फ तबाह करने का काम किया था। मैं उनके उन पापों को तो नहीं धो सकती थी, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं उस बेचारी औरत की मदद जरूर कर सकती थी। मेरे पास मेरे बैंक खाते में कुछ लाख रुपए जमा थे, जो मैंने अपनी शादी से पहले की नौकरी और कुछ बचत से जोड़े थे। वे पैसे मेरी अपनी मेहनत की सच्ची कमाई थे। मैंने शिखा को आरू के पास ही रुकने के लिए कहा और खुद कमरे से बाहर निकल गई। मैं सीधे अस्पताल के बिलिंग विभाग की तरफ गई। वहां पहुंचकर मैंने सुनीता की फाइल का नंबर दिया और अकाउंटेंट से कहा कि मैं उसके इलाज का सारा खर्च उठाना चाहती हूं। अकाउंटेंट ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, क्योंकि वह जानता था कि मैं राजीव की पत्नी हूं और हवेली वालों ने सुनीता का खर्च उठाने से साफ मना कर दिया था। मैंने बिना किसी झिझक के अपना डेबिट कार्ड निकाला और उसे मशीन में स्वाइप करने के लिए दे दिया। मैंने सुनीता के अस्पताल के बिल और उसके आगे के इलाज के लिए एक बहुत बड़ी रकम एडवांस में जमा कर दी। यह पैसा शायद उसके और उसके पति के जीवन को पूरी तरह से नहीं बदल सकता था, लेकिन यह उन्हें इस मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा सहारा जरूर दे सकता था। जब रसीद मेरे हाथों में आई तो मुझे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस हुई। यह मेरी तरफ से उस पितृसत्तात्मक समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा था, जो औरतों को एक दूसरे का दुश्मन मानता है। मैंने एक औरत होने का अपना असली धर्म निभा दिया था। वहां से मैं सीधे डॉक्टर नीता शर्मा के केबिन में गई। वे अपनी कुर्सी पर थकी हुई सी बैठी थीं। मुझे देखकर वे थोड़ी हैरान हुईं। मैंने उन्हें वह रसीद दिखाई और निवेदन किया कि वे सुनीता का सबसे अच्छा इलाज करें। मैंने उनसे कहा कि जब सुनीता को होश आए तो उसे बस इतना बता देना कि एक औरत ने उसका दर्द समझा था। मैंने डॉक्टर नीता से यह भी गुजारिश की कि वे सुनीता को कभी यह न बताएं कि यह पैसे किसने दिए हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे एहसान के बोझ तले दबे। डॉक्टर नीता शर्मा ने अपनी जगह से उठकर मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। उनकी आंखों में मेरे लिए एक गहरा सम्मान नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि मीरा जी, मैंने अपने इतने सालों के करियर में आपके जैसी बहादुर और समझदार औरत नहीं देखी है। जो लोग इतने बड़े महलों में रहते हैं, उनके दिल कितने छोटे होते हैं, यह मैंने आज देख लिया। और आप जैसी एक अकेली औरत का दिल कितना विशाल हो सकता है, यह भी आज समझ आ गया। मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि सुनीता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। डॉक्टर नीता से विदा लेकर मैं वापस आरू के कमरे में लौटी। मेरा मन अब पूरी तरह से हल्का हो चुका था। मैंने अपने सारे फर्ज पूरे कर दिए थे। अब सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का भविष्य मेरे सामने था। डॉक्टर ने आरू की आखिरी जांच कर ली थी और उसे अस्पताल से छुट्टी देने की मंजूरी भी दे दी थी। मैंने जल्दी से आरू के कपड़े बदले और अपना वह छोटा सा सूटकेस उठा लिया जो मैं हवेली से लेकर आई थी। शिखा ने आरू को अपनी गोद में उठा लिया और हम तीनों अस्पताल से बाहर निकल पड़े। अस्पताल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही दोपहर की वह तीखी धूप अब ढलती हुई शाम की सुनहरी रोशनी में बदल चुकी थी। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो मेरे चेहरे को छूकर गुजर रही थी। यह हवा मुझे किसी नई शुरुआत का पैगाम दे रही थी। मैंने शिखा की मदद से एक टैक्सी बुक की। हमें सीधे रेलवे स्टेशन जाना था। मैं जयपुर, इस हवेली और इन सारी कड़वी यादों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहती थी। मेरे माता पिता एक दूसरे छोटे शहर में रहते थे और मैं फिलहाल वहीं जा रही थी। टैक्सी जयपुर की उन जानी पहचानी सड़कों से गुजर रही थी। ये वही सड़कें थीं जिन पर मैंने पिछले 5 सालों तक एक आदर्श बहू और पत्नी बनने का नाटक किया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की ऊंची इमारतें और पुरानी हवेलियां पीछे छूटती जा रही थीं। मुझे इन महलों से कोई प्यार नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि इन खूबसूरत दीवारों के पीछे कितनी सड़ी हुई और दमघोंटू मानसिकता छुपी हुई है। इन हवेलियों में औरतों की हैसियत सिर्फ एक सजावटी सामान या बच्चे पैदा करने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं होती है। मैं अब आजाद थी। आरू मेरी गोद में सिर रखकर सो रही थी।
उसके छोटे से हाथ ने मेरी उंगली को कसकर पकड़ रखा था। यह स्पर्श ही मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए भविष्य के ताने बाने बुन रही थी। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक ऐसी मजबूत इंसान बनाऊंगी जिसे अपने फैसलों के लिए किसी आदमी या समाज के झूठे नियमों की जरूरत न पड़े। मैं उसे बताऊंगी कि एक लड़की होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। वह मेरी कमजोरियों के साये में नहीं पलेगी। शिखा मेरे साथ ही बैठी थी और वह मेरी खामोशी को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा कि तुम एक बहुत अच्छी मां हो मीरा, और आरू बहुत खुशनसीब है कि उसे तुम्हारे जैसी मां मिली। मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। एक अकेली मां के तौर पर इस समाज में अपनी जगह बनाना और लोगों के ताने सुनना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मैंने जो तूफान आज पार किया था, उसके सामने ये सारी चुनौतियां बहुत छोटी लग रही थीं। टैक्सी रेलवे स्टेशन के बाहर जाकर रुक गई। वहां की भारी भीड़-भाड़ और शोरगुल मुझे एक नई ऊर्जा दे रहा था। यह आम लोगों की दुनिया थी, जहां महलों के झूठे गुरूर के लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने टैक्सी वाले को पैसे दिए और अपना सूटकेस निकाल लिया। शिखा ने मुझे स्टेशन के अंदर तक छोड़ा। जब हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो शिखा ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे हिम्मत दी और कहा कि यह कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो मेरी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत शुरुआत है। मैं आरू को गोद में उठाए हुए ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गई। मैंने अपनी सीट ढूंढी और वहां आराम से बैठ गई। ट्रेन के चलने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां ढलता हुआ सूरज आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखेर रहा था। यह सूर्यास्त मेरे जीवन के उस अंधकारमय अध्याय का अंत था जिसने मुझे सालों तक बांध कर रखा था। कल सुबह जब यह सूरज दोबारा उगेगा तो वह एक नई मीरा के लिए उगेगा। एक ऐसी मीरा जिसने अपने डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। अचानक मेरे दिमाग में कमला देवी का वह घमंड भरा चेहरा घूमने लगा। वे सोचती थीं कि वे अपने पैसों और रसूख से किस्मत लिख सकती हैं, लेकिन आज वे अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर तड़प रही होंगी। जिस समाज में वे अपनी झूठी शान का दिखावा करती थीं, आज वही समाज उनके इस घिनौने सच पर थूक रहा होगा। कर्म का पहिया घूम चुका था और उसने अपना काम बहुत ही बारीकी से किया था। उनके किए गए पापों की सजा उन्हें इसी जन्म में और इसी दुनिया में मिलनी शुरू हो गई थी। यह प्रकृति है। राजीव की वह कायरता भी मुझे याद आई। वह अपनी मां के पल्लू से बंधा हुआ एक ऐसा इंसान था जिसका अपना कोई जमीर नहीं था। उसने एक पिता, एक पति और एक इंसान होने के नाते हर मोर्चे पर मुझे और खुद को निराश किया था। वह अब जिंदगी भर उस पछतावे की आग में जलेगा कि उसने अपनी एक जीती जागती बेटी को ठुकराकर एक ऐसे वारिस के लिए अपने हाथ गंदे किए जो कभी दुनिया में आया ही नहीं। यह उसके हिस्से का कर्म था जिसे उसे अकेले ही अपनी पूरी जिंदगी ढोना पड़ेगा। ट्रेन ने एक हल्की सी सीटी बजाई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे खिसकने लगी। स्टेशन की लाइटें पीछे छूटने लगीं। मैंने आरू के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन अंकित किया। मेरी बच्ची अब हमेशा के लिए उस नर्क से सुरक्षित थी। मुझे पता था कि मुझे अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना होगा। मेरी वह पुरानी पढ़ाई अब मेरे बहुत काम आने वाली थी। मैं कहीं नौकरी करूंगी, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगी और आरू को वह सब कुछ दूंगी जिसके वह सपने देखेगी। यह मेरी प्रतिज्ञा थी जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगी। जब ट्रेन ने शहर की सीमा को पार किया तो मैंने महसूस किया कि हवा का रुख बदल चुका था। बाहर घना अंधेरा छा गया था, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत ही तेज और चमचमाती हुई रोशनी फैल रही थी। यह रोशनी आजादी की थी, आत्मसम्मान की थी और अपने अस्तित्व को पहचानने की थी। मैंने उस हवेली की सोने की जंजीरों को तोड़ दिया था। मैं अब सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं थी, मैं मीरा थी। एक स्वतंत्र और मजबूत औरत जिसने अपने और अपनी बेटी के हक के लिए पूरे समाज से बगावत कर दी थी। मुझे उस अजनबी औरत सुनीता का ख्याल आया
जो अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। उसने अनजाने में ही सही, लेकिन मेरी आंखें खोलने का एक बहुत बड़ा काम किया था। अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद मैं आज भी उसी अंधेरे कुएं में एक मेढक की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही होती। मैंने मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की प्रार्थना की। मुझे यकीन था कि वह भी अपने उस बुरे दौर से लड़कर एक दिन जरूर बाहर निकलेगी और ठीक होगी। रात गहरी होती जा रही थी और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। ट्रेन के पहियों की वह धक धक की आवाज मुझे किसी संगीत की तरह लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सीट पर पीछे की तरफ सिर टिका दिया। पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ था वह किसी भयंकर तूफान से कम नहीं था, लेकिन इस तूफान ने मेरी जिंदगी के सारे सूखे और सड़े हुए पत्तों को उड़ाकर साफ कर दिया था। अब मेरी जिंदगी के पेड़ पर सिर्फ नई और हरी कोपलें ही खिलने वाली थीं। मैं समाज की उन तमाम औरतों के बारे में सोच रही थी जो आज भी किसी न किसी हवेली या चारदीवारी के अंदर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, जो चुपचाप सारे जुल्म सहती हैं क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि औरत का काम सिर्फ सहना होता है। मेरी यह पारे में सारे हवेली कहानी शायद उन जैसी किसी औरत के लिए एक सबक बन सके। किसी को भी यह हक नहीं है कि वह आपकी गरिमा को कुचले। जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाए तो बगावत करना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी धर्म बन जाता है। आरू ने सोते हुए करवट ली और अपना छोटा सा हाथ मेरे गले में डाल दिया। उसकी उस गर्माहट ने मेरे सारे विचारों को शांत कर दिया। मैंने अपनी आंखें खोलीं और उस छोटे से चेहरे को निहारने लगी। वह मेरी परछाई थी, मेरा भविष्य थी। मैं उसे कभी भी उस दर्द का एहसास नहीं होने दूंगी जो मैंने झेला था। हमारा आने वाला कल इस अंधेरी रात से बहुत अलग होगा। यह सफर थका देने वाला जरूर था, लेकिन इसकी मंजिल बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी थी। अब हमें कोई भी डरा या धमका नहीं सकता था। जैसे जैसे रात का अंधेरा और गहरा होता गया, मुझे पता था कि कुछ ही घंटों में एक नई सुबह होने वाली है। वह सुबह मेरी जिंदगी का एक नया सूरज लेकर आएगी। मैं सारी कड़वाहट, नफरत और धोखे को उस जयपुर शहर में ही हमेशा के लिए दफना आई थी। मेरी बाहों में मेरा प्यार था और दिल में एक अटूट हौसला था। ट्रेन की वह लंबी सीटी रात के सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और उसके साथ ही मैं, मीरा, अपने एक नए और आजाद सफर की तरफ पूरी मजबूती के साथ बढ़ती जा रही थी।